ना प्लेट हटा दी। प्लेट नहीं लाइव है। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान और ये आप सीधे तस्वीर में देख रहे हैं बीजेपी का झंडा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो बीजेपी की दस्तक है वो गांवों में पहले से हो गई है और बीजेपी जो पहुंच रही है गांवों तक पहुंच रही है। और अभी मैं आपको बताता हूं हम कहां पर हैं, फ्रीडम टीवी की आज कवरेज कहां पर है। आज हम हैं यहाँ दरों में, किच्छा विधानसभा क्षेत्र का गांव है और मैं चेक कर रहा हूँ कि अभी हम लाइव हो गए हैं। हमारे साथ आज हैं गफ्फार खान, ये भाजपा ज़िला अध्यक्ष हैं उधम सिंह नगर के और अभी हाल में ही पद मिला है। तो हम गांव आए थे तो यहाँ हारिस साहब थोड़ा दिखा दें, चौपाल लगी हुई है, चौपाल यहाँ लगी हुई है, राजनीति पे जो है चर्चा हो रही है। और एक सेकंड में, ठीक है हम आ गए हैं लाइव। खान और ये आप ये मेरे साथ इश्तियाक भाई हैं, ये मोबाइल पकड़िए इश्तियाक भाई, ठीक है ये बंद कर लेना मोबाइल, आवाज़ रिपीट होगी। ये आप हारिस थोड़ा दिखा दें, यहाँ लोग बैठे हैं, ठंड का टाइम है, हमने भी गले में शॉल वॉल डाल दी है। और ये दरऊ गांव है, किच्छा विधानसभा क्षेत्र का गांव है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ पे मुझे लगभग 3500 वोट होंगे यहाँ पे। हाँ लगभग 3500 वोट हैं। 5000 वोट होंगे। गांव के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसलिए पूछना ठीक रहता है। गफ्फार खान साहब हैं और कुर्ता देख के लगा लेंगे अंदाज़ा बीजेपी के हैं। तो हमें लगा कि चुनाव भी नज़दीक है 22 का और बीजेपी की जो दस्तक है गाँवों में हो ही रही है, लगातार बयानबाजी होती है, सबका साथ सबका विकास। तो हमें लगा आज गाँव का दौरा है तो भाजपा ज़िला अध्यक्ष हैं, इनसे बात कर लें। तो पहला मैं आपसे सवाल ये लेता हूँ कि अभी कितना टाइम हुआ आपको ज़िला अध्यक्ष बने हुए? लगभग 1 महीना 4-5 दिन हो गए। 1 महीना 4-5 दिन। तो 1 महीना 4-5 दिन में भी आपने जो अल्पसंख्यक लोग हैं ज़िले के, क्योंकि आपके पास पूरे ज़िले का पद है, सिर्फ एक शहर का नहीं है, एक गाँव का नहीं है, ज़िले में खटीमा भी है, सितारगंज भी है, जसपुर भी है, हमारे 9 विधानसभा है। तो अभी 1 महीना 5 दिन में क्या आपका मेहनत रही है अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? सर सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये हुई कि मैं 9 की 9 विधानसभाओं में जाकर अपने जो भी मेरी कार्यकर्ताओं की टीम थी, 1000 लोगों की मैंने अपनी टीम तैयार करी, जिससे मुझे आगे चुनाव में 2022 के जाने में आसानी हो। हर मंडल में और हर विधानसभा में मैंने अपनी पदाधिकारी बनाए। उसके बाद फिर मैं 2 दिन से निकला हूँ, अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी के पास गया और मैंने वहाँ जाकर जानकारी ली कि आप हमारे मुस्लिम समाज के लिए, सिख समाज के लिए, जैन समाज के लिए, जो भी हमारा अल्पसंख्यक समाज है, ईसाई समाज है, ईसाई समाज है, इन सब के लिए आप फिलहाल क्या योजनाएं चला रहे हैं और कहाँ कहाँ धरातल पर काम हो रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि गफ्फार भाई लगभग हर विधानसभा में अल्पसंख्यक समाजों के लिए काम हो रहा है और माननीय आपकी खाली किच्छा विधानसभा में लगभग 10 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्रियों के लिए मंजूर हुए हैं। किच्छा विधानसभा में जिसमें हम ये भी समझे दरऊ भी शामिल है। खाली ग्राम दरऊ में 1 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अच्छा। और कुछ सीसी रोड अल्पसंख्यक कल्याण को मंजूर कर रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने, जो इन पे जल्द ही 1 से 1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और अब आगे हमारा ये है कि हम जो अल्पसंख्यक गांव हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया जैसे सिरौली है, छिनकी कुरैया है, जहाँ जहाँ विधानसभा में मुस्लिम बहुल गांव है, अब हम वहाँ के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं और अपने उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही उनमें भी काम स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, तो ये 1 महीने 5 दिन की जो मेहनत है वो अभी ये है कि आप जो योजनाओं की जानकारी है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उनका मोटा मोटा भी जान दें उसके बारे में। जी जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि अभी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं थी अल्पसंख्यक योजनाओं की पूरी। तो मैं इसलिए जिला कल्याण अधिकारी से मिला, जाकर उन्होंने मुझे कागज़ों में लिखित में जो जानकारियां थी वो दी और मुझे बताया कि इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं भाई साहब, और आगे जहाँ जहाँ से भी हमें जैसा आदेश मिलेगा हम वो काम करेंगे।
और हमारा प्रयास भी ये है कि जो हमारे अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बने हैं मुस्लिम समाज से 6 राज्य मंत्री बने हैं। अब हमारा अभी 28-29 में शम्स साहब का दौरा है, जो लगभग 10 से 12 जगहों पर जाकर खटीमा से लेके और जसपुर तक वो लगभग 7 से 8 जगह लोकार्पण करेंगे। उसमें हमारी भी शिरकत रहेगी और जहाँ जहाँ कमी रही है वहाँ वहाँ हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वहाँ भी काम हो। चलिए ये मतलब हम उम्मीद रखें कि आने वाले टाइम में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक वो मिलेगा। गफ्फार साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आप मतलब बड़ा पिछले 1-1.5 साल में बड़े हाईलाइट रहे और ख़ासकर ज़मीनों के मामले में, तो ज़मीनों से क्या आपकी ज़मीनों से क्या ख़ास लगाव है, क्या पूरी आपने तहलका मचा दिया कि कभी कहीं ज़मीन की नपत हो रही है? और मुझे पता चला आपने पीएमओ को भी ख़त लिखा था, उस वक्त मैं चंडीगढ़ में था और पीएमओ से कोई जांच वगैरह आई थी, तो क्या पूरा ये है कि आप अल्पसंख्यक ज़िलाध्यक्ष हो लेकिन ज़मीनों पे राजस्व पे ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसा क्यों? सर, भारत सरकार की संपत्ति हर आदमी को ये सोच के चलना चाहिए कि वो उसकी देश की संपत्ति और उसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही जब मैंने कागजों की थोड़ी जानकारी तो मैं रखता ही हूँ, जब मैंने देखा कि ग्राम दरऊ में भारत सरकार की मुझे ऐसा लगता है निजी दुश्मनी है। नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। निजी दुश्मनी के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। आपके पास इतना टाइम कहाँ मिल जाता है? ज़मीनें नपवानी है, ये कहना है भाई साहब, भारत सरकार के काम करने में, प्रदेश सरकार का काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है, जनता के काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है, जिससे हमारा एक मैसेज जाता है कि हम लोग जागरूक हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि निजी ज़मीन का कोई फ़ायदा होता तो हम निजी बात रखते, हम तो जो भी बात करते हैं तो सरकार के हित में बात करते हैं। 24 ये थोड़ा वो शत्रु संपत्ति वाला मुझे मामला समझाया, वो शत्रु लफ्ज़ आया वो मैं समझ नहीं पाया, उसका क्या पूरा मोटा मोटा लब्बो लबाब क्या था? शत्रु कहते हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्तियां जो हमारे यहाँ पड़ी हैं वो शत्रु देश की संपत्तियां हैं। जो पाकिस्तानी हैं या जो चाइनीज हैं, अगर उनकी कोई संपत्ति हमारे गांव में पड़ी है, हमारे देश में पड़ी है, तो वो शत्रु संपत्ति है और उस पर भारत सरकार का अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक कानून पास किया है जिसमें ये साफ तौर से कर दिया कि जहाँ जहाँ भी शत्रु संपत्ति है। तो वो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ गांव में इतनी शत्रु संपत्ति है? और फिर आपने वो खत पीएमओ को लिखा, वहाँ से जांच सीएम पोर्टल पे आई और वो सारी मेरे ख्याल से 10-12 एकड़ जमीन थी, 24 एकड़। तो वो थोड़ा मुझे उसके बारे में आप बताएं, और हुआ क्या, पूरा प्रोसेस क्या था वो? सर, जैसे कि मैं एक किसान हूँ और खतौनियों की बहुत बारीकी से मुझे जानकारी है। मैंने एक दिन गांव में जब नक्शा ज़मीन का देखा तो मुझे महसूस हुआ कि 24 एकड़ ज़मीन लगभग भारत सरकार की हमारे गांव में लोगों ने दाब रखी है, कब्जा कर रखा। कभी तो किसी की रही होगी ना वो ज़मीन, मालिक होंगे वो लोग। कहाँ हैं अब? सर, वो सब पहले पाकिस्तान चले गए थे, कुछ देश छोड़ के चले गए, कुछ बेच गए, कुछ मुतावल्ली बना गए थे लोगों को कि आप जो है अल्पसंख्यक समाज का इससे भला करना, ये ज़मीनें पड़ी हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि फर्जी तरीके से उनकी रजिस्ट्रियाँ करा के अधिकारियों से गुपचुप तरीके से मिलकर वो ज़मीनें बेच दी करोड़ों रुपए की, और उसमें आलीशान कॉलोनी बना के खड़ी कर दी, जिसमें आज भी कॉलोनियों में लगातार काम चल रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई काम नहीं रुक पाया है। तो वो 24 एकड़ ज़मीन थी, वो एक ही जगह थी, अलग अलग? सर, वो अलग अलग टुकड़ों में ज़मीन है, कहीं 2 एकड़ है, कहीं 3 एकड़ है। इस तरह से जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत उसमें दर्ज कराई लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें असर भी हुआ और 1 महीने के अंदर भारत सरकार ने वो लेटर हमारे उत्तराखंड सरकार को भेजा और उस पर कार्रवाई हुई। 12 एकड़ ज़मीन भारत सरकार के नाम दर्ज कर हमारे जिलाधिकारी जी ने, जो पूर्व जिलाधिकारी थे, उन्होंने 12 एकड़ ज़मीन एक टीम बनाकर भारत सरकार के नाम दर्ज कर दी, लोगों से रजिस्ट्री कैंसिल कराकर। लेकिन आज भी उस पर कब्जा उन्हीं लोगों ने कर रखा है। चलिए, वो खैर प्रशासन का काम है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, प्रशासन कब्जा कब छुड़ाए कब होता है। राजनीति पे बात करते हैं। पूरी आपने आज चौपाल लगी हुई है, गांव में राजनीति का माहौल हो रहा है। हारिस दिखाइए, आग जल रही है, लोग बैठे हैं, हाथ सेक रहे हैं, गांव के ही लोग हैं। तो अभी 22 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या तैयारी है? गांव, आप मुझे थोड़ा गांव के बारे में समझाएं। गांव में किस तरीके से आप लोग, आप भाजपा जिलाध्यक्ष हैं
और किस तरीके से एक मतलब अभी से तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़िले में कांग्रेस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिलचस्पी नहीं ले रही है चुनाव में, और जो चीज़ दिखनी चाहिए चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो मैं आपकी जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा। अभी मैं आपके पास आया हूँ, आप भाजपा का पद भी है आपके पास, ग्रामीण स्तर में 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, आपकी तरफ से क्या तैयारी हो रही है? सर, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया है। संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और गांव तो ऐसे हजारों गांव हैं जो हमारे जिला कार्यालय के अंदर आ रहे हैं। हम एक गांव पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारा पूरा फोकस पूरे जितनी भी विधानसभा हैं 9 की 9 और 9 विधानसभाओं में जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, मंडल क्षेत्र हैं, सब पर हमारा फोकस है। हमारा मिशन ये है कि 5,000 वोटों में से गफ्फार साहब कितने वोट दिला देंगे राजेश शुक्ला को अगर उन्हें टिकट मिलता है? सर, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी यहाँ उतारेगी और भेजेगी, उसको जो भी हमारा दूल्हा बनकर आएगा उसको हम ये कोशिश करेंगे कम से कम 2,000 वोट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल के फूल के निशान पर डलवा देंगे 2,000। इंशाल्लाह हमारी यही कितना भरोसा है? इतना भरोसा है, बस पार्टी संगठन हमारे ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा कराया, तो हमारी भी कोशिश ये है कि हर विधानसभा में कम से कम हम 9 की 9 विधानसभा में 30 से 35 हजार मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। डेली किसी ना किसी 2,000 वोट बहुत हुए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, हमारे इश्तियाक भाई चले आएंगे 2,000 वोट? चले जाएंगे भाई साहब। अध्यक्ष जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अध्यक्ष जी को छोड़ो, आप बताओ आपके हिसाब से चले आएंगे 2,000 वोट गाँव से? चले जाएंगे। क्यों चले आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, विकास कर रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए आ रही हैं और अल्पसंख्यक का काफ़ी सारा काम हो रहा है। जितना पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था सारा काम आगे बढ़ रहा है। उस समय से जनता काफ़ी खुश है और जनता का ये कहना है कि आने वाले विधानसभा में यहाँ पर हम बूथ जिता के भेजेंगे। चलिए, आप कहते हैं तो मानते हैं, बाकी 2022 में एक बार फिर आ जाएंगे आपके पास। कांग्रेस को लेकर क्या है आपकी राय? अभी किच्छा विधानसभा में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस अभी कहाँ पे खड़ी है? सर, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। 70 साल पुरानी पार्टी है जो हद से ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। उसका एक एक कार्यकर्ता बूढ़ा हो चुका है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, चाहे वो हल्द्वानी से हो, चाहे वो अल्मोड़ा से हो, चाहे वो पूर्व सीएम हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, सब बूढ़े हो चुके हैं और इनकी सोच भी बूढ़ी हो चुकी है। काम धाम इन्हें करना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिसको 2016 में जो चुनाव हमारा हुआ था 2017 में, तो हरीश रावत जी पहले ही हार के यहाँ से जा चुके हैं। अब वो क्या मुंह लेके यहाँ वापस आएंगे? क्योंकि समझदार आदमी को चाहिए कि जहाँ एक बार वो आए थे अल्पसंख्यकों के भरोसे यहाँ लड़ने के लिए कि अल्पसंख्यक समाज का यहाँ 30-35 हजार वोट है और जाते ही वो लोग मुझे जो है हाथों हाथ लेंगे और 30-35 हजार के बलबूते मैं चुनाव जीत लूंगा। बाकी मेरा जो सिख समाज का वोट है, हिंदू समाज का वोट है, वो भी मुझे अच्छी तादाद में मिलेगा। लेकिन खाली नाम बड़ा होने से वोट नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ बहुत बड़े लेवल के काम कर रहा है। ऐसे ऐसे काम हमारी विधानसभा में हो रहे हैं जो बड़े बड़े स्तर पे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे किच्छा विधानसभा में आया। मतलब कुल मिला के जो विकास कार्य हो रहे हैं, आपको लगता है जो जनता वोट देगी 22 में वो विकास कार्यों को लेकर देगी? भाजपा ने काम करा है। जी जी। तो बाकी मुझे थोड़ा ये समझाइए आप कि अभी गांव में कितना लोग आप पे भरोसा दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, कई लोगों को आप खुद डाउन करने में लगे हुए हैं, या ये जो सारे ज़मीन के मामले हैं। बाकी आप सिर्फ राजनीति पे अगर फोकस करें तो गांव के लोग आप पे अभी जो आपके साथ जुड़े हैं, आपका एक अपना हर एक इंसान का अपना एक कैडर होता है। जैसे आप 2000 वोट कह रहे हो कि मैं 2000 वोट दिला दूंगा, तो हो सकता है 2000 लोग आपके समर्थन में खड़े हों। लेकिन अभी जब से पद मिला है, कितने लोग आपके साथ कितने लोग आप पर भरोसा जता रहे हैं? भाई साहब, कोई दिन ऐसा नहीं है जो गांव के 10 से 20 लोग 15 लोग मेरे कने किसी न किसी काम के लिए नहीं आते हैं। और मैंने एक ही काम कर रखा है इस टाइम कि सिर्फ गांव की और आसपास के लोगों की, जिले के लोगों की सेवा करना।
सिवाय जनता की सेवा करने के दूसरा मुझे कोई काम नहीं है। जिसकी जीती जागती मिसाल मैं बताऊं अपने भरोसे की कि आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, तो मैं 2000 का दावा भर रहा हूं। आज से 1 साल पहले मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। तब मैं इस गांव में प्रधानी का चुनाव मैंने अपने घर से लड़ाया। प्रधानी के चुनाव से मुझे याद आया कि मैं बाहर था, क्या एक वोट से हारे आप खड़े हुए थे खुद? मेरी भावज को मैंने चुनाव लड़ाया था अपने घर से ही, तो 2 वोटों से मात्र मैं चुनाव हारा था। ये बड़ा दिलचस्प है। मेरे ख्याल से पहला शायद जिले का, मैं आपको बता दूं जितनी मेरी नॉलेज है, उधम सिंह नगर में जो ग्राम प्रधान हमने चुनाव काफ़ी कवर किए अमर उजाला में रहते हुए, तो मैंने कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जिसमें कोई प्रत्याशी 2 या 1 वोट से जीता हो। तो ये मुझे 2 वोट बता रहे हैं, तो 2 वोट क्या वो गलती से कम रह गए या आपको लगता है बेईमानी हो गई है, क्या है? सर इलेक्शन तो हम जीत गए थे और ऐसे कद्दावर लोगों के आगे इलेक्शन जीते थे जो कि विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक प्रत्याशी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। उनको चुनाव एक किस्म से हमने हरा ही दिया। 2 वोटों की हार कोई हार नहीं है हमारी नज़र में, क्योंकि एक इतने बड़े लेवल का आदमी ग्राम प्रधानी में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी चुनाव लड़ रहा था, जिसके साथ 5-5 पूर्व प्रधान थे और हम अकेले थे। अकेले थे आप? अकेले गांव की सपोर्ट थी, गांव के गरीब जनता हमारे साथ थी। जो विधायक राजेश शुक्ला की भी तो सपोर्ट रही होगी। माननीय विधायक जी गांव में वोट मांगने नहीं आए थे, लेकिन उनका आशीर्वाद बना हुआ था। अच्छा। और वो वहीं से अपनी सपोर्ट कर रहे थे कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ सपोर्ट तो रहती है। नहीं, सपोर्ट तो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हर पदाधिकारी की रहती है, क्योंकि हम भारतीय संगठन, मुझे लगता है जितना भाजपा का मजबूत है शायद इतना संगठन शायद कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आगे कांग्रेस। तो फिर जब इतनी सपोर्ट थी, इतना कुछ हो रहा था, आप कैसे हार गए? भाई साहब 225 वोट मेरे खारिज कराए गए जानबूझ के। 225 वोट? 225 वोट मेरे खारिज कराए गए और 2 वोटों से मुझे जानबूझ के हराया गया। अफसोस है आपको? अफसोस तो भाई साहब देखो ऐसी चीज़ों में रहता ही है, जो एक मानने वाली बात है। मतलब एक जीता हुए आदमी को जबरिया चुनाव हरा दिया गया कुछ अधिकारियों सेटिंग करके, नहीं तो मैं तो जीता हुआ था। तो अभी अगली बार समझें फिर कब है चुनाव अब प्रधानी का? 24 में? 24 में सर चुनाव है। उसको फिर मैं अपना कोई ना कोई प्रत्याशी अपने घर से या अपने गांव से समझदार उतारूंगा और इंशाल्लाह प्रधान बनाकर भी दिखाऊंगा। मतलब उतारोगे घर से? बिल्कुल, ये नहीं से घर से कहीं ना कहीं जो बेहतर लगेगा अपने समाज के लोगों में से या आसपास के लोगों में से, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये लड़ने लायक है, उसको मैं लड़ाऊंगा। क्योंकि मेरी जो फाइट होती है वो सामने वाले प्रत्याशी से होती है, जो दूसरी पार्टी का कांग्रेस का प्रत्याशी होता है हमेशा से। अच्छा। तो उसके लिए मजबूत आदमी ही उतारना पड़ेगा जो कि चुनाव में टक्कर दे सके। बाकी तो हमारा काम लड़ाने का है, हम लड़ाएंगे और तन मन धन से लड़ाएंगे। और यही हमारा रहेगा कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो जो 1400 वोट हम प्रधानी में लाए थे, 1368 वोट, और जीतने वाले को 68 आए थे और हमें 66 आए थे, बराबर की चोट रही थी। कोशिश ये रहेगी कि प्रधानी के ही हम इतिहास दोहराएं और विधानसभा में भी अगर बढ़ती ना हो तो कम भी ना हो, बराबर के वोट हमें आना चाहिए। अब एक चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं, बल्कि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, आप पे बड़े आरोप लगते हैं कि ये है आप पे खनन माफिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा ये भाजपा में आने के बाद लोगों पे आरोप लगना क्यों शुरू हो जाते हैं भाई साहब? या ये आरोपों पे सच्चाई है? होता क्या है कि जब कोई भी आदमी सुर्खियों में आता है तो उसके विरोधी उसके पीछे लग जाते हैं और कोई काम तो उन्हें मिलता नहीं है सिवाय टांग खींचने के। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो कितने बड़े निकम्मे, ये तो पूरा गांव जानता है, आसपास का एरिया जाता है। किसी आम आदमी से वो मिलते नहीं है। किसी नहीं आरोप मुझे कई गांव के नहीं, बाहर के कई बार मेरे पास रुद्रपुर से आ जाते हैं फ़ोन, किच्छा के लोग आ जाते हैं। आगे ना आए, मैं पहला वाइस शख्स हूँ मुस्लिम जो कि खुलकर कांग्रेसियों के खिलाफ बोलता हूँ और विरोधियों को हराने की ताकत रखता हूँ और किसी से डरता या घबराता नहीं, क्योंकि संगठन का हाथ मेरे सिर पे है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग, चलिए हम ठीक है, संगठन का आपके हाथ सिर पे है और पार्टी का है अपना एक होता है। बाकी कभी आप पे आरोप लगे या आप पे आरोप सिद्ध हो गए तो हम तब भी पूछेंगे आपसे। और बाकी फिलहाल आने का मकसद ये था, एक बार हारिस दिखा दें कि ये दरऊ का गांव है, कोई मोहल्ले का नाम है ये कुछ या सिर्फ गांव कुछ? गफ्फार भाई के नाम से ये गफ्फार भाई की गली समझ लीजिए आप। और ये जो बल्लियाँ लगी हैं ये इनका घर है, घर वर बनने लगा है। और बाकी ये गांव है। सुबह के क्या टाइम हो रहा होगा, 10-11 बज रहे होंगे और 10:30 हो रहे हैं। तो ठंड का मौसम है, लोग आग ताप रहे हैं। तो आप
देखिए ये 22 से पहले की जो एक कहते हैं ना चौपाल लगनी शुरू हो गई है चुनाव को लेकर। और ये इश्तियाक भाई हैं, इन पे भी पद है, ये कोषाध्यक्ष हैं। तो कोषाध्यक्ष साहब आप ये बताइए कि अभी क्या है फिर मतलब चुनाव की तैयारियां? भाई साहब घर घर जाके हम घर घर जाना शुरू कर दिया? घर घर जाके हर आदमी से बात कर रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, कोशिश करके उनका जो भी काम अटका हुआ कर रहे हैं। पूरा तैयारी जो है शुरू कर दी आप लोगों ने? आने वाले 2022 की हमने तैयारी शुरू कर दी। और ये आप देखिए, ये आने का मकसद, दिखाने का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी में क्या है ना, चुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये हमेशा से रहा है। ग्रामीण स्तर हो, शहरी जगह हो, वहाँ पे पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये एक चुनाव से पहले की दस्तक हो जाती है। सुगबुगाहट आप देख ही रहे हैं, यहाँ चौपाल जमी हुई है, कैसे चुनाव जीतना है, वोट बैंक क्या रहेगा, ये सारे गुड़ा भाग अभी से शुरू हो गए। तो आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे फ्रीडम टीवी पे। गफ्फार खान थे, इनसे हमारे कुछ सवाल थे, वो हो गए। कोषाध्यक्ष साहब थे ये इश्तियाक खान, इनसे बातचीत हो गई। बाकी ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो चुनाव 22 में है, तो फ्रीडम टीवी की कोशिश ये रहेगी कि गांव-गांव जाते रहें, लोगों से बात करते रहें। और आज भाजपा वालों के पास आए हैं, मौका दे दिया इन्होंने बोलने का, तो हमने सवाल पूछ लिए। कांग्रेस वाले मिल गए तो उनसे भी पूछ लेंगे। बाकी आप कमेंट में हमें बताते रहें कि किससे क्या पूछना है, तो हम आपके भी सवाल लेते रहेंगे। बाकी कैमरामैन हारिस थे, मैं मोहम्मद अमार खान, और ये गांव दरऊ है। और फ्रीडम टीवी देखने के लिए आपका धन्यवाद।